अस्सलाम वालेकुम क्यूटीज़, कैसी हैं आप सब। मैं अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगी और खैरियत से होंगी। तो चलें नावल शुरू करते हैं इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसती मुस्कुराती रहें और दुआ में मुझ नाचीज़ को भी याद रखें। आमीन इलाही आमीन। तो चलें जी नावल स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है? अगर कर लिया है तो थैंक्स, लेकिन अगर नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी हर नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। और हाँ, वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर भी किया करें यार, इतनी मेहनत का इतना सा सिला तो बनता है। इससे पहले कि आप लोग मेरी बातों से बोर हों तो चले नावल स्टार्ट करते हैं। आतिशे इश्क, दो दिलों की दास्तान जो हिजर की भट्टी में जलकर कुंदन बनेंगे, लेकिन इसके बावजूद वो मिल पाएंगे एक दूसरे से या जुदाई बनेगी इनका मुकद्दर। तो चलें आतिशे इश्क की एपिसोड नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। आए मेरी जान इनसे मिले, ये हैं आपके दादा जान सिकंदर खान और ये आपकी दादो रोज़ीना खानम। ये अंकल आर्यान खानज़ादा के वालिद और वालदा हैं। अंकल, ये हमारी बेटी महक है, महक आलियान चौधरी। आलियान चौधरी ने महक को अपने पास बुलाते सिकंदर खान और उनकी फैमिली से तारुफ़ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। महक ने उनके नज़दीक आते सर को हम देते कहा तो सिकंदर खानज़ादा ने शफ़क़त से उसके सर पर हाथ रखा और रोज़ीना खानम ने उसे गले से लगाते हुए उसके गाल पर प्यार किया। माशाल्लाह, बहुत प्यारा है तुम्हारा बेटा आलियान, सिकंदर खानज़ादा ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल चांद का टुकड़ा। रोज़ीना खानम ने इसके गाल को हाथों के पोरों से छूते उन पोरों को होंठों से लगाया। आलियान चौधरी के मुंह से महक का नाम सुनते जंकू खानज़ादा के अंदर कुछ छनाके से टूटा था। दुनिया में पहली लड़की थी जिसे देखते इसकी धड़कनों ने किसी और ही लह पे धड़कना अभी शुरू ही किया था कि आलियान चौधरी के अल्फाज इसकी धड़कनों को साकित कर गए थे। इसे वहाँ सांस लेने में दुश्वारी हो रही थी, दम घुटने लगा था। वो अपनी ब्लैक टी शर्ट को गले से खींचते सांस लेने की कोशिश कर रहा था कि इतने में इसका फ़ोन रिंग हुआ। ये सबको एक्सक्यूज़ करते हुए वहाँ से बाहर निकल गया। बाबा जानी प्लीज़, मुझे बात करनी है आपसे, महक ने सबसे मिलने के बाद आलियान चौधरी से इल्तिजाइया लहजे में कहा था। नहीं मेरी जान, अभी नहीं, अभी टाइम बहुत कम रह गया है, मेहमान आने वाले हैं, आप अभी अपने रूम में जाएं, एंगेजमेंट के बाद आराम से बात करेंगे। आलियान चौधरी ने उसे बहुत प्यार से समझाया था। लेकिन बाबा, महक ने मुंह बनाते हुए कहा। महक, मेरे बच्चे, हमारा लोग घर से निकल गए हैं, थोड़ी देर में वो लोग पहुंच जाएंगे, ज़िद नहीं करते, तुम रूम में चलो मेरे साथ, रात में बाबा से जितनी जी चाहे बातें कर लेना। रोशना बेगम उसे अपने हिसार में लिए मेहमान खाने से बाहर की जानिब बढ़ी तो महक भी अच्छी बच्ची बनते चुपचाप उनके साथ चल दी। अंकल, आप लोग थक गए होंगे, थोड़ा आराम करें, मुझे ना 10 मिनट दें, मैं बस ड्रेस चेंज करके आया। आलियान चौधरी सिकंदर खानज़ादा को कहते वहाँ से उठने लगे। नहीं बरहुरदार, हमें तुमसे कुछ बात करना है, अगर थोड़ा टाइम हो तो हमारा इल्तिजा सुन लो, फिर अगर तुम्हारा हाँ हुआ तो हम खुशी खुशी यहाँ रहेगा और बिटिया का मंगनी भी इंजॉय करेगा। सिकंदर खानज़ादा ने आलियान चौधरी को रोकते हुए इल्तिजा की थी। आप हुक्म करें अंकल, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। आलियान चौधरी ने वापस से बैठते बहुत मुअद्दबाना अंदाज से कहा। आलियान, आज हम तुम्हारा पास एक फरियादी बनकर आया है, एक बहुत कीमती हीरा है तुम्हारा पास जो हमें चाहिए और हर हाल में चाहिए। सिकंदर खानज़ादा ने बहुत आहिस्ता और धीमे लहजे में कहा। हीरा? मेरे पास? कैसा हीरा अंकल? आलियान चौधरी ने पुरसोच लहजे में बोलते पूछा। हीरा नहीं, बल्कि हम तो इस हीरे से कीमती चीज़ कहेगा, जिस खुदा का अता करदा नायाब तोहफ़ा हमें चाहिए। आलियान प्लीज़ इनकार मत करना। सिकंदर खानज़ादा उठकर आलियान चौधरी के करीब आते उनके साथ बैठकर बहुत तहम्मुल से कहते, आखिर में उनके दोनों हाथों को पकड़ते इल्तिजाइया लहजे में अपनी बात उन तक पहुँचाने की कोशिश करते हुए बोले। अंकल प्लीज़, आप बड़े हैं, आप हुक्म करें, इल्तिजा नहीं, और जो कुछ कहना चाहते हैं खुलकर कहें। आलियान चौधरी उनके हाथों को अकीदत से बोसे देते हुए बोले। समझ में नहीं आ रहा आलियान, बात कैसे करूं, लेकिन करना ज़रूरी है क्योंकि इससे मेरा पोता का खुशियाँ जुड़ा है। मुझे अपना पोता का वास्ता तुम्हारा बेटी का हाथ चाहिए। आलियान चौधरी, मुझे महक को अपनी बेटी बनाना है। अपनी बेटी महक को हमारा छोटा खान का वास्ते हमारी झोली में डाल दो। आलियान, हम का इजाज़त दो, हम उसको अपना ताहियान खानज़ादा का वास्ता तुमसे मांगता है। प्लीज़ आलियान, हमको खाली हाथ मत लौटाना। सिकंदर खानज़ादा महक का रिश्ता मांगते हुए आलियान चौधरी के आगे गिड़गिड़ाने लगे थे। अंकल प्लीज़, मुझे शर्मिंदा मत करें, आपके लिए आलियान चौधरी की जान भी हाजिर है। लेकिन आलियान चौधरी ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। लेकिन क्या आलियान? सिकंदर खानज़ादा ने परेशान होते हुए पूछा। लेकिन ये कि अंकल, मैं आपकी ये ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। आलियान चौधरी की बातें थीं या पिघला हुआ शीशा
जो ताहियांग खानज़ादा के कानों को ज़ख्मी करने लगा था। अंकल, मैं महक को किसी और को सौंप चुका हूँ और आज वो लोग मंगनी करने आ रहे हैं। अगर मैंने इसका रिश्ता वहाँ नहीं भी किया होता तब भी ये मुमकिन नहीं था, और वजह आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। चौधरियों की बेटी कभी भी हानों के घर नहीं जा सकती, ये नामुमकिन है, आलियान चौधरी ने दो टोक जवाब देते हुए कहा था। लेकिन आलियान बच्चा, सिकंदर खानज़ादा ने थके हुए लहजे में कुछ कहना चाहा। प्लीज़ अंकल, आप आए मेरे सर आंखों पर। मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे खुशी भी बहुत हुई, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं कर सकता, आलियान चौधरी ने बेबसी से कहा। तो सिकंदर खानज़ादा ठंडी आह भरते सर को झुका गए थे। बहुत अंदर कहीं तकलीफ़ उठी थी। उन्हें भी महक पहली नज़र में ही बहुत पसंद आ गई थी। वो तो उसे मन ही मन में अपने पोते के साथ देख चुके थे, एक दिल का अजीब सा रिश्ता उससे जोड़ चुके थे। कमरे में दाखिल होते जंकू खानज़ादा ने भी जब आलियान चौधरी के मुंह से इनकार सुना तो उसे भी बहुत दुख हुआ था, आंखें भी भीगी थी। जंकू खानज़ादा ने फ़कत इतना कहा, तू पता करके बता, हाली मंगनी है या फिर आगे के अल्फाज बोलने की ताहियांग खानज़ादा की हिम्मत ही नहीं हुई थी। ताहियांग खानज़ादा जब इतना कहा तो उसकी आवाज़ में गुस्से के तासरात थे और लहजा भी काफ़ी सर्द था। ये दाजान से बात कर ले। जंकू खानज़ादा ने कान में लगा ब्लूटूथ सिकंदर खानज़ादा के कान के साथ लगाया था। दाजान, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही बोलें और कोई बुरा रिएक्शन मत दीजिएगा। ब्लूटूथ से आती ताहियांग खानज़ादा की आवाज़ पर सिकंदर खानज़ादा खामोश हुए। दाजान, इनसे पूछें क्या हाली मंगनी है या निकाह, ताहियांग खानज़ादा ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। आलियान बच्चा, जैसा तुम्हारा मर्जी, तुम्हारा बेटी है वो हम तो इल्तिजा ही कर सकता है, आगे जो इनका नसीब। अच्छा ये बताओ, हाली मंगनी कर रहा है या निकाह भी साथ ही है? सिकंदर खानज़ादा ने बात को घुमाते नॉर्मल होने की कोशिश करते हुए पूछा था। अंकल, आप नाराज़ तो नहीं हैं? आलियान चौधरी ने इस्तफसार करते हुए पूछा। नाराज़ तो हम तुमसे बहुत है और सच पूछो तो गुस्सा भी बहुत आ रहा है, लेकिन क्या करूं, तुम्हारा बेटी है, वो तुम जैसे जिसे चाहे दे। सिकंदर खानज़ादा ने सर्द लहजे में कहते अपनी कैफियत बताई थी। मुझे माफ़ कर दें अंकल, मैं मजबूर हूँ, मैं हाँ कर चुका हूँ और थोड़ी देर में वो लोग मंगनी करने पहुँच रहे हैं। आलियान चौधरी ने सिकंदर खानज़ादा से माफ़ी मांगते हुए कहा। खान साहब चलें, देर हो रहा है, रोज़ीना खानम ने भी गुस्से से कहा था। नहीं अंकल, प्लीज़ आप इस तरह से नहीं जा सकते। आप आए हैं तो मेरी बेटी को दुआएं दे कर जाएं, मैं आपको इस तरह नहीं जाने दूंगा, आलियान चौधरी ने मिन्नत भरे लहजे में कहते उन्हें रोकने की कोशिश की। अब रुकने का क्या फ़ायदा आलियान चौधरी, तुमने भी साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए भी ज़ात पात की अहमियत रखता है, बच्चों का खुशी नहीं। सिकंदर खानज़ादा सर्ज लहजे में कहते उठने लगे। रोज़ीना बेगम को भी उठने का इशारा करने लगे तो रोज़ीना खानम और पलवशा खानम भी खड़ी हो गई। प्लीज़ रुक जाएं, मेरी बेटी अपनी नई ज़िंदगी की तरफ पहला कदम बढ़ा रही है, मुझे इसके लिए आपकी दुआओं की अशद ज़रूरत है, प्लीज़ इसे अपनी दुआओं से महरूम मत करें। हाँ, लोग इतने छोटे दिल के तो नहीं होते कि छोटी सी बात पर नाराज़ हो जाएं। आलियान चौधरी ने सिकंदर खानज़ादा की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। देखो चौधरी साहब, हमें इमोशनल ब्लैकमेल करने का ज़रूरत नहीं है, तुमने हमारे साथ जो सलूक किया है वो हम कभी नहीं भूलेगा। और सिकंदर खानज़ादा का लहजा ना चाहते हुए भी अब तल्ख हो चुका था। दाजान, प्लीज़ मेरी खातिर खुद के गुस्से को कंट्रोल करें और मुझे ये पता करके दें कि यहाँ हाली मंगनी है या फिर क्या निकाह भी साथ ही कर रहा है तुम महक का। सिकंदर खानज़ादा ने ताहियांग खानज़ादा की बात सुनते अपने गुस्से को कंट्रोल करते पूछा। नहीं, अभी निकाह नहीं है, हाली मंगनी ही है, निकाह इसकी तालीम मुकम्मल होने के बाद करूँगा। आलियान चौधरी की बात सुनते ताहियांग खानज़ादा को सुकून पहुँचा था। एक उम्मीद लगी थी कि वो अभी भी उसकी हो सकती है। दाजान, इनसे पता करें कि वो कौन कमीना है जो मेरे हाथों कत्ल होने वाला है। वो कौन है जिससे इन्होंने मेरी ज़िंदगी का रिश्ता जोड़ने की हिम्मत की? कौन है वो जिससे तूने अपनी बेटी का रिश्ता जोड़ने की हिम्मत की? क्या करता है, कैसा दिखता है, क्या वो पढ़ा लिखा है? ताहियांग खानज़ादा की बात सुनते सिकंदर खानज़ादा ने आलियान चौधरी से एक साथ कई सवाल किए थे। पहले आप वादा करें कि आप उसे दुआएं दिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, फिर ही मैं आपको सब बताऊंगा, आलियान चौधरी ने कहा। अच्छा ठीक है, अब बता। सिकंदर खानज़ादा के हाँ करने पर आलियान चौधरी ने दिलावर चौधरी के बारे में सब तफसील से बताया। राजान, आप वहीं रुकें और कोशिश करें खुद को नॉर्मल रखने की, मैं 1 घंटे में आपके पास पहुंचता हूं। मैंने तो सोचा था कि वो लोग हाँ कर देंगे तो अभी आपको सरप्राइज़ करके वहां पहुंच के झट से उसे अपना बना लूँगा, लेकिन है अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ताहियांग खानज़ादा सिकंदर खानज़ादा के सर पर बम फोड़ते उनकी सुने बिना कॉल बंद कर गया था। अब उसका दिमाग तेज़ी से चल रहा था। उसे पता था कि इस वक्त वो दिलावर चौधरी को कैसे रोक सकता है। वो तो तेज़ी से दिलावर चौधरी का नंबर डायल कर गया। दिलावर चौधरी अभी हवेली में अपने कमरे में बैठा महक के ख्यालों में गुम था कि उसका फ़ोन रिंग हुआ।
फ़ोन रिंगिंग की आवाज़ सुनते दिलावर चौधरी होश की दुनिया में आते अपना फ़ोन देखने लगा। फ़ोन पर अननोन नंबर से आती कॉल देखते वो कॉल पिक करते कान के साथ लगा गया था। हेलो, अगर ये जानना चाहते हो कि आलियान चौधरी के फार्म हाउस में वो तमाम लाशें किसने रखवाई थी और कौन है वो जो इस पर पीछे से वार कर सकता है, तो अगले आधे घंटे में मेरी भेजी गई लोकेशन पर पहुंच जाओ। अगर तुम इससे 1 मिनट भी लेट हुए तो फिर सारी ज़िंदगी तुम ये कभी नहीं जान सकोगे और वो अनजान दुश्मन उनका पूरा ख़ानदान तुम्हारे सामने ख़त्म कर देगा, ख़ास तौर पर उसकी बेटियों को, और फिर तुम कुछ नहीं कर सकोगे। फ़ोन की दूसरी तरफ से आती अनजान आवाज़ इतना कहते दिलावर चौधरी के बिना सुने फ़ोन बंद कर चुकी थी। दिलावर चौधरी ये समझने की कोशिश कर रहा था कि ये कौन है और क्यों मुझे ही फ़ोन कर रहा है कि फ़ोन पर डीप की आवाज़ सुनते वो फिर से फ़ोन की तरफ मतवज्जो हुआ। अब की बार फ़ोन पर एक लोकेशन सेंड की गई थी जो गुजरहान के ही एक इलाके के होटल की थी, जो दिलावर चौधरी की हवेली से ठीक आधे घंटे की दूरी पर वाक़या था। दिलावर चौधरी ने अपनी गर्दन रफ करते सोचा और एक नज़र अपने हाथ में पहनी घड़ी पर डाली। अभी फंक्शन स्टार्ट होने में 1 घंटा है, मैं इतनी देर तक वापस आ जाऊँगा और अगर टाइम थोड़ा ऊपर नीचे हो भी गया तो कोई बात नहीं, आलियान अंकल को बता दूंगा और वो थोड़ा वेट कर लेंगे। लेकिन अगर इसकी बात सच हुई और मुझे इस दुश्मन के बारे में पता चलता है तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। मुझे यकीन है मैं फंक्शन के टाइम तक ज़रूर पहुंच जाऊंगा। दिलावर चौधरी इतना सोचते अपनी गाड़ी की चाबी उठाए बाहर की तरफ बढ़ा और तेज़ी से हवेली से अपनी गाड़ी निकालता इस पर उस होटल की लोकेशन सेट करते गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया था। दिलावर चौधरी अपनी गाड़ी तेज़ी से भगाते पिछले आधे घंटे से गाड़ी सड़कों पर दौड़ा रहा था, लेकिन इसकी मंजिल थी कि इसे मिल ही नहीं रही थी। वो इस शहर में इतने सालों बाद आया था, इसकी गैर मौजूदगी में यहाँ बहुत कुछ बदल चुका था। वो जिस होटल को तलाश कर रहा था वो अब यहाँ पर था ही नहीं। इस मोबाइल हैकर ने दिलावर चौधरी के मोबाइल को पल में हैक करते कुछ ऐसी गड़बड़ कर दी थी कि ना तो दिलावर चौधरी के मोबाइल का टाइम ठीक था और ना ही लोकेशन। आखिर तंग आकर उसने गाड़ी एक साइड रोकते एक राहगीर से अपने मतलूबा होटल की लोकेशन पूछी तो उसे हैरत का एक और झटका लगा। सर, वो होटल तो पिछले 5 साल से बंद हो चुका है और आप इस वक्त जहां खड़े हैं वो किसी ज़माने में यहीं हुआ करता था। इसकी ज़ुबान से सुनते दिलावर चौधरी ने अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई। वो जहाँ खड़ा था इस जगह पर एक साबुन की छोटी सी फैक्ट्री बनी हुई थी। वो एक बर्तन धोने वाले साबुन की फैक्ट्री थी। इसके आसपास से बहुत अजीब सी स्मेल आ रही थी जिसमें सांस लेना बहुत दुश्वार बल्कि नामुमकिन था। वो नाक मुंह चिढ़ाते जल्दी से गाड़ी में बैठते इसके तमाम डोर लॉक करते तेज़ तेज़ सांस लेते सोचने लगा कि इसके साथ इस तरह का मजाक करने की जरूरत कौन कर सकता है। दिलावर चौधरी खुद को बहुत तोप चीज़ समझते हो, मुझे अंदाज़ा नहीं था तुम इतने बेवकूफ़ भी हो सकते हो। फ़ोन पर मैसेज देखते दिलावर चौधरी का चेहरा गुस्से से लाल अंगारा बना। वो फ़ोन डैशबोर्ड पर पटकते गाड़ी स्टार्ट कर गया। वो भी 5 मिनट भी ड्राइव नहीं कर सका था कि इसकी गाड़ी झटके खाते रुकी थी। वो गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने लगा लेकिन गाड़ी ने स्टार्ट होने से साफ इनकार किया। वो फिर से चाबी घुमाते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा लेकिन बेसुध। वो कई बार ट्राई करते गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। 5 मिनट तक मुसलसल कोशिश के बाद गाड़ी आखिरकार स्टार्ट हो ही गई थी। वो गाड़ी स्टार्ट करते ठंडी आह भरकर मुस्कुराने लगा था लेकिन अगले 5 मिनट बाद गाड़ी फिर से एक झटके से रुकी थी और ये झटका इतना ज़ोरदार था कि दिलावर चौधरी का सर डैशबोर्ड से टकराते टकराते बचा था। दिलावर चौधरी की गाड़ी दिलावर चौधरी की समझ से ही नहीं काबू से भी बाहर थी। इसका चेहरा फिर से गुस्से से लाल अंगारा हुआ था। मेरा तो दिल कर रहा है कि तुझे खड़े के खड़े यहीं तलाक दे दूं या फिर तुझ पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूं। दिलावर चौधरी गाड़ी से बाहर निकलकर गुस्से से धाड़ते हुए बोलते ज़ोर से अपना ब्रांडेड जागर पहनना पाऊँ गाड़ी के बोनट पे मार गया तो गाड़ी से आती आवाज़ पर वो तेज़ी से गाड़ी में बैठा। तो अब तू ठुड्डों से चलेगी कमीनी, तुझे तो मैं हवेली पहुंचते ही तलाक दूंगा। दिलावर चौधरी गुस्से से गुर्राते हुए बेजान गाड़ी पर अपना गुस्सा उतारते गाड़ी ड्राइव करने लगा। वो भी 5 मिनट ही गाड़ी चला पाया था कि गाड़ी के बाहर से पटाख की ज़ोरदार आवाज़ आई थी। गाड़ी इधर उधर लड़कते एक झटके से रुकी तो दिलावर चौधरी का दिल किया अपना सर पीट ले या फिर गाड़ी को ही किसी बड़े डंडे के साथ पीट डाले। वो गाड़ी से बाहर निकलते नीचे झुकते गाड़ी की टायर चेक करने लगा। गाड़ी का अगला टायर फट चुका था। दिलावर चौधरी ये देखते अपने बाल दोनों हाथों की मुट्ठियों में जकड़े खींचते चीख उठा था। आज इसकी मंगनी थी, इसकी पसंद, इसकी मोहब्बत इसका इंतज़ार कर रही थी और वो यहाँ अपनी पहली मोहब्बत के नाज नखरे उठाने में मसरूफ़ था। वो इसके टायर देखते अपने फ़ोन पर कान मिलाते अपने ख़ास मुलाजिम को बुलाने की कोशिश करने लगा लेकिन इसके फ़ोन से जाती रिंग कहीं और ही पहुंच रही थी। काफ़ी बार कॉल करने के बाद भी जब उसकी कॉल पिक नहीं की गई तो वो अपनी बहनों को कॉल करने लगा लेकिन नाकामी की सूरत में वो आलियान चौधरी का नंबर डायल कर गया
लेकिन नतीजा वही 0। वो एक एक करके सब नंबर ट्राई कर चुका था लेकिन नतीजा 0। वो फ़ोन को पूरी ताकत लगाकर ज़मीन पर फेंक कर तोड़ चुका था। कहाँ रह गए हो दिलावर, सब पहुँच चुके हैं और तुम्हारा इंतज़ार हो रहा है। हुमैरा मुसलसल दिलावर का नंबर डायल करते मुंह में बड़बड़ा रही थी। आखिर थक कर उसने दिलावर को मैसेज किया। हुमैरा अपने तमाम रिश्तेदारों को हवेली में एक दूसरे से चैम गोइयाँ करते देखकर परेशान हो रही थी। ये दिलावर पुत्र किधर रह गया है, अभी तक पहुंचा क्यों नहीं। दिलावर चौधरी की ताई हुमैरा के पास आते पूछने लगी, पता नहीं ताई, अम्मी कह रहे थे कि मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा लेकिन अभी तक नहीं आए। खुदा खैर करे मेरा भाई ठीक हो। हुमैरा ने परेशानी के आलम में जवाब दिया, मुझे तो लगता है कि उसका दिल ही नहीं है ये मंगनी करने का, इसीलिए तो वह मंगनी के टाइम भाग गया है। साथ खड़ी उसकी चच्ची बोली, कहीं तूने उसके साथ ज़बरदस्ती का रिश्ता तो तय नहीं किया था। साथ खड़ी फुप्पो ने भी उसकी बहस में अपना हिस्सा डालना ज़रूरी समझा था। नहीं फुप्पो, ऐसी कोई बात नहीं है, ये रिश्ता उसकी पसंद से ही किया गया है और मंगनी की रस्म भी उसी की ज़िद पर इतनी जल्दी रखी गई है। वो तो बज़िद था कि निकाह भी आज ही हो, लेकिन महक की पढ़ाई की वजह से हमें सब कैंसिल करना पड़ा। हुमैरा ने सबको चुप करवाने के लिए कहा। तो फिर किधर रह गया है ये लड़का, अभी तक क्यों नहीं पहुंचा? अगर ये रिश्ता इसकी मर्ज़ी से तय पाया है तो उसे इस वक्त यहाँ होना चाहिए था। वैसे अच्छा ही है कि वो यहाँ नहीं है, इस चुड़ैल के शिकंजे में फंसने से बच जाएगा। हाँ ये बात तो आपने सही कही है। फुप्पो की बात पर छोटी चच्ची ने मोहर लगाई थी। वैसे मुझे ये तो बता कि मेरी बीना में क्या खराबी थी जो उसने मेरे मुंह पर इनकार करते तेरे फुप्पा के सामने मुझे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। कसम से अगर भाई साहब से किए वादे का पास ना होता तो मैं इस हवेली की तरफ मुंह भी ना करती। हाय मेरी बीना, तुम्हें याद है ना नाइला, बचपन में ही मेरे भाई ने बीना को दिलावर के साथ जोड़ दिया था। तेरे सामने ही तो बात हुई थी और याद है भाई ने ये भी वादा लिया था कि मेरे बच्चों को कभी तन्हा ना छोड़ियो। मैं तो बस इसी वादे की बंदी चली आई यहाँ, वरना तो बीना के अब्बा मुझे यहाँ कभी नहीं आने देते। फुप्पो अपने रोने लेकर बैठते साथ ही नाराज़गी का इजहार भी कर रही थी। हाँ अप्पा, मुझे याद है भाई साहब ने जो कुछ भी कहा था, लेकिन इस वक्त उन्होंने बीना का तो नाम नहीं लिया था, बल्कि उन्होंने तो बड़ी भाभी की बीनिश का कहा था। हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि उन्होंने इस वक्त बीनिश को ही अपनी होने वाली बहू कहा था। साथ खड़ी छोटी चच्ची जो बहुत से ज़्यादा ही तेज़ थी, उन्होंने फुप्पो की ज़ुबान तालू से चिपकाई थी। दूर खड़ी दिलावर चौधरी की छोटी बहन साइमा ये सब सुनते दांत पीस कर रह गई। क्या खून के रिश्ते ऐसे होते हैं? ये लोग भाई की गैर मौजूदगी पर परेशान होने की बजाय उनके खिलाफ पता नहीं क्या सच क्या झूठ बोल रही हैं। अगर खून के रिश्ते ऐसे होते हैं तो अच्छा है मैं और आप ही इन सब दोगले रिश्तों से दूर हैं। रिश्ते बाद में जोड़ लेना, पहले ये दुआ करो कि बच्चा हैरियत से हो और खैर खैरियत से वापस आ जाए। साथ खड़ी रज़िया बेगम जो दिलावर चौधरी की हमसाई भी थी, वो इन सबको डपटते हुए बोली। रज़िया आंटी जिनकी उम्र इस वक्त तकरीबन 60 बरस हो रही थी, वो उन्हीं की हम उम्र थी और दिलावर की फुप्पो की बचपन की दोस्त भी थी। इनका अपना बहुत दिल था कि दिलावर बीना के रिश्ते के लिए हाँ कह दें, लेकिन ये दिल के मामले भी बड़े अजीब होते हैं, जहाँ अटक जाएँ तो फिर इससे आगे इन्हें कुछ नज़र नहीं आता। अल्लाह खैर करेगा, मेरा बच्चा हैरियत से ही होगा और देखना तुम लोग ये टाइम गुजर जाने के बाद खुद ही हवेली वापस आ जाएगा और जब वो आएगा ना तो मैं उसी वक्त उसकी उंगली में बीना के नाम की अंगूठी पहनाकर इसी वक्त उसका निकाह अपनी बीना के साथ करके ये साबित कर दूँगी कि मैं सही थी और ये गलत। फुप्पो ने इतराते हुए कहा, तुझसे तो बात करना ही फजूल है। रज़िया हाला ने कहा, तो तुझे कह कौन रहा है कि मुझसे बात कर? फुप्पो हफ्गी से कहते पैर पटकते हुए दूसरी साइड जाते अपने फ़ोन पर कान मिलाने लगी। सुनो जी, बीना को लेके आ जाओ, बाबा जी का तावीज़ काम कर गया है। दिलावर हवेली में नहीं है और ना ही वो ये मंगनी कर रहा है। मैं तो कहती हूँ तुसी बीना को लेके इत्थे आ जाओ जी, मैं कोई मौका ज़ाया नहीं करना चाहती। दिलावर के हवेली पहुँचते ही उसे अपनी बातों में लगाकर बीना का उससे निकाह पढ़वा दूँगी। फुप्पो की बातें सुनते झट से हुमैरा के दिमाग ने काम करना शुरू किया। क्या अच्छा तुम वहीं पहुंच रहे हो? ठीक है, मैं सबको लेकर वहां पहुंच जाती हूँ। देखो दिलावर, अब कोई गड़बड़ मत करना। हुमैरा इतना कहते सब मेहमानों को साथ लिए आलियान चौधरी की हवेली पहुंच गई थी। बीना बेटे, आप लोग अकेले? दिलावर किधर है? हुमैरा को सब मेहमानों के साथ अकेले देखते आलियान चौधरी उन्हें पूछने लगे। अंकल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है प्लीज़, हुमैरा शर्मिंदा होते हुए बोली। तो आलियान चौधरी ने रोशना बेगम को इशारे से हुमैरा को हवेली के कमरे की तरफ ले जाने का कहा और ख़ुद कमरे की तरफ बढ़ गए। रोशना बेगम हुमैरा को साथ लिए कमरे में दाखिल हुई। हुमैरा बेटा, ये क्या तरीका है? एक तो आप लोग पहले इतने लेट पहुँचे हो और ऊपर से दिलावर भी साथ नहीं, क्या हुआ है, कुछ बताओगी? आलियान चौधरी ने भी परेशान होते हुए पूछा था। असल बात तो मुझे भी नहीं पता अंकल, इसको किसी की कॉल आई थी, वो उसे सुनकर बाहर निकल गया। जब मैंने पूछा तो कहने लगा आप लोग रेडी हो, मैं 1 घंटे तक आ जाऊंगा।
लेकिन अब 3 घंटे हो चुके हैं, ना ही उसकी कोई कॉल आई है और ना ही मेरी कॉल जा रही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मैं इसका मज़ीद इंतज़ार किए बगैर सब मेहमानों को साथ लिए यहाँ आ गई। मुझे पता था कि आपकी हवेली भी मेहमानों से भरी होगी और सब जैसे हमारी हवेली में कई तरह की बातें बना रहे हैं, यहाँ पर भी वैसे ही बातें बना रहे होंगे। दिलावर के बारे में सोच सोच कर मेरा तो दिमाग ही माउफ हो गया था। फिर खुद को संभालते मैंने सोचा कि मंगनी की रस्म ही तो है, वो तो मैं भी कर सकती हूँ ना। ये कौन सा निकाह हो रहा है जहाँ दिलावर की मौजूदगी ज़रूरी है। बस यही सोचते और दोनों घरों की इज्जत के बारे में सोचते मुझे जो ठीक लगा मैंने किया। आप बड़े हैं, अब आप ही बताएं कि क्या करूं। जहां तक दिलावर की बात है, इससे तो हम सब मिलकर निपट ही लेंगे। फ़िलहाल हमें ये रस्म अदा करते लोगों के मुंह बंद करवाने चाहिए। आपका क्या ख्याल है? हुमैरा ने उन्हें समझाते हुए कहा। तुम्हारे भाई ने मुझे और मेरी बेटी को समझ क्या रखा है? वो यूं ऐन मंगनी के टाइम पर गायब हो जाएगा और मैं फिर भी अपनी बेटी से सौंप दूंगा। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है और वैसे भी मैं तो अभी इसकी मंगनी करने के हक़ में ही नहीं था, लेकिन इसकी ज़िद पर मैंने हाँ की थी। तुम जैसे खामोशी से आई हो वैसे ही खामोशी से अपने ख़ानदान को साथ लो और निकलो यहाँ से। मुझे अपनी बेटी ऐसे किसी इंसान के हवाले नहीं करनी जिसे इसकी ज़रा भी परवाह ना हो। वो आज के दिन कैसे इस तरह की हरकत कर सकता है? प्लीज़ मेरे ज़ब्त को और मत आजमाओ और जाओ यहाँ से। आलियान चौधरी गुस्से से धाड़ते हुए बोले थे। चौधरी साहब प्लीज़ समझने की कोशिश करें, बाहर सब मेहमान वेट कर रहे हैं। अगर ये मंगनी की रस्म नहीं हुई तो लोग बातें बनाएंगे और हमारी बेटी को ही गलत। रोशना बेगम, मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं कि लोग क्या कहेंगे। मुझे परवाह है तो इस बात की कि मेरी बेटी से कौन मोहब्बत करता है, और वो भी मुझसे ज़्यादा। अब मैं जान चुका हूँ कि मेरी बेटी के लिए कौन सबसे बेहतर है। हुमैरा बच्चे, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपनी बेटी ऐसे इंसान के हवाले नहीं कर सकता जो इतना लापरवाह हो। प्लीज़ जाओ यहाँ से। नहीं रुको, मेरी जान की मंगनी की रस्म देख कर और खाना भी खा कर जाना। मैं अपने घर आए मेहमानों को खाना खिलाए बगैर जाने नहीं देता। आलियान चौधरी इतना कहते मेहमान खाने की तरफ बढ़े, जहाँ सिकंदर खानज़ादा, रोज़ीना खानम, पलवशा खानम और जंकू खानज़ादा सर झुकाए बहुत खामोश और बहुत उदास बैठे थे। वो लोग तो वहाँ से निकल जाना चाहते थे, लेकिन ताह्यांग खानज़ादा की ज़िद पर वो वहाँ रुके थे। इन्हें यकीन था कि ताह्यांग कुछ न कुछ करके मंगनी रोक लेगा, लेकिन जूं जूं वक्त गुजर रहा था उनकी परेशानी बढ़ती ही जा रही थी। अब तो लड़के वाले भी पहुँच चुके थे। हाँ बोलो आलियान, अब कौन सी अजियत देना बाकी है जो देने के लिए हमें यहाँ रोका था तुमने? सिकंदर खानज़ादा नफ़रत से बोले थे। सॉरी अंकल, मुझे माफ़ कर दें। क्या आप अब भी अपनी बात पर कायम हैं? आलियान चौधरी ने बेबस होते हुए पूछा था। क्या कहा था तुमने आलियान? क्या मेरे कानों ने ठीक सुना है? सिकंदर खानज़ादा ने हैरानी से पूछा। दाजानी का मतलब वही है जो आप समझ रहे हैं, जंकू खानज़ादा ने चहचहाते हुए कहा। आली, एक बार फिर बोलना, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। सिकंदर खानज़ादा ने खुश होते कहा। इनका चेहरा खुशी और मसरत से लाल सुर्ख हो रहा था, इनका वजूद भी खुशी से लरज़ रहा था। अपने पोते की खुशियाँ, उसकी ख्वाहिश, उसकी मोहब्बत मिलने का अपना ही मज़ा आता है। बोलना एक बार फिर आली। सिकंदर खानज़ादा फ़र्ज़ जज्बात से बोले थे। मैं यही कह रहा हूँ कि क्या आपको इस उल्लू के पट्टे के लिए मेरी शेरनी चाहिए? क्या आप अब भी अपनी बात पर कायम हैं? लेकिन मंगनी अभी और इसी वक्त करनी होगी। आलियान चौधरी खुश होते हुए बोले थे। कोई मसला ही नहीं है। रोज़ीना खानम अपनी उंगली से, सिकंदर खान अभी अपनी बात मुकम्मल भी नहीं कर पाए थे कि रोज़ीना खानम अपनी उंगली से अपनी ख़ानदानी अंगूठी निकालते सिकंदर खानज़ादा के हाथ पर रखते हुए बोली, ये लिहान, अब और देर मत करें, इससे पहले कि कोई और गड़बड़ हो जाए। जल्दी से हमारा पोती को पहना दें। अरे खानम, ये फरीज़ा आप अदा करेंगी। तुम्हारा बहुत शुक्रिया आलियान, तुमने हमारा बात का मान रख कर हमें कितना बड़ा खुशी दिया है। हम आज से तुम्हारा एहसानमंद हो गया है। सारा उम्र का वास्ता। मांगो इसका बदला जो मांगना चाहता है। आज तो तुम इसी खुशी का बदले हमसे जान भी मांगेगा ना, तो हम अपना सर उतार कर तुम्हारा कदमों में डाल देवेगा। सिकंदर खानज़ादा बोलते हुए रो पड़े थे। इनकी खुशी इनसे संभाली ही नहीं जा रही थी। अंकल, मुझे आपकी जान नहीं चाहिए, बल्कि एक वादा चाहिए कि मेरी बेटी को आप खुश रखेंगे। मुझे इसकी खुशियों के अलावा कुछ नहीं चाहिए। आलियान चौधरी उनके आंसू साफ करते हुए बोले थे। हम वादा करता है आलियान कि कभी भी तुम्हारा बेटी का आंखों में आंसू तो क्या नमी भी नहीं आने देगा, इसका कभी भी उदास नहीं होने देगा। वो आज से तुम्हारा नहीं बल्कि हमारा बेटी है, हमारा पोता की मोहब्बत, उसका ज़िंदगी। अभी लाओ उसे हमारा सामने, हम अभी उसे खान का नाम करता है। सिकंदर खानज़ादा वादा करते हुए बोले थे। आप लोग जल्दी से रेडी होकर बाहर आएँ, मैं अभी आपकी पोती को लेकर आता हूँ। आलियान चौधरी अपनी आंखों और गालों से बहते आंसू जो खुशी के थे साफ करते बाहर निकले।
मैंने सब सुन लिया दाजान, मैं आऊँ क्या सामने? इससे पहले कि सिकंदर खानज़ादा कुछ बोलते उनके कान से लगे हेडफोन से आती आवाज़ अपनी खुशी आप बता रही थी। नहीं वी, तुम यहाँ मत आओ, इससे महक पर इल्ज़ाम आ सकता है कि लड़की ने मुंडा पहले से पसंद कर रखा है, सिकंदर खानज़ादा ने ताहयांग खानज़ादा को समझाते हुए कहा। अरे वाह दाजान, मुंडा? पंजाबी अभी से ताहयांग खानज़ादा ने चहकते हुए कहा था। अब पंजाबियों से जुड़ेंगे तो पंजाबी भी तो बोलनी पड़ेगी ना। बेटा तो अपने दादा को हल्के में ले रहा है। अच्छा ये बता, तेरे बाप को शक तो नहीं हुआ ना? सिकंदर खानज़ादा ने पहली बात पर इतराते हुए कहते दूसरी बात राजदाराना अंदाज में पूछी। क्या दाजान, आप भी नहानों की नाक कटवा रहे हैं बाबा से डर कर? ताहयांग खानज़ादा ने उकसाने की कोशिश की। बच्चा, अगर तेरे बाप का डर होता ना तो मैं इस वक्त यहाँ ना होता। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कहीं उसे खबर ना हो गई हो और वो मामला बिगाड़ने यहाँ ना पहुँच जाए। चल तू शाबाश, अच्छे बच्चे की तरह पता करके बता अपनी माँ से कि तेरे बाप को हमारे यहाँ आने की खबर कहाँ तक मिल चुकी है, ताकि मैं तेरी मंगनी का फंक्शन अच्छी तरह एंजॉय कर सकूँ। और अब फ़ोन रख, मुझे तैयार होना है। सिकंदर खानज़ादा अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए हकीमाना लहजे में बोलते फ़ोन बंद कर गए। चंद लम्हों बाद वो सब लोग हवेली के बड़े से लॉन में मौजूद थे जो हर तरफ से मेहमानों से भरा पड़ा था। कुछ मेहमान आलियान चौधरी के और कुछ दिलावर चौधरी के भी यहीं मौजूद थे। हुमैरा यहाँ पर पूरे 7 साल बाद आई थी। इसे यहाँ के बारे में ज़्यादा नहीं पता था। इसे ये मालूम नहीं था कि इस सिचुएशन से कैसे निकले। वो तो बड़े दावे करके सब रिश्तेदारों को साथ लेकर आई थी, ये सोच कर के मंगनी की अंगूठी ही है ना, वो खुद पहना लेगी। लेकिन उसे इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि दिलावर की थोड़ी सी गफलत का नतीजा इतना संगीन निकलेगा। उसने तो ड्रामों फिल्मों में देखा था कि ऐसी सिचुएशन में हमेशा लड़की वाले मजबूर होकर लड़के वालों की नाजायज़ मांगें भी पूरी कर देते हैं। और इसने तो मांग भी नहीं करनी थी, बस इस मसले का हल निकालना था। और आलियान चौधरी अपनी इज्जत को बचाने की खातिर इसकी बात मान जाएंगे और ये मंगनी होने देंगे। इसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आलियान चौधरी इस तरह रिएक्ट करेंगे। और अब जब कि आलियान चौधरी ने उसे डांटते हुए उसकी बेइज्जती की और उसे यहाँ से निकल जाने का कहा था और उन्हें इनकी इज़्ज़त की कोई परवाह नहीं है, तो फिर वो क्यों किसी की इज़्ज़त की परवाह करे। वो कुछ सोचते वहाँ रुकने का इरादा कर चुकी थी। स्टेज पर खड़े सिकंदर खानज़ादा, रोज़ीना खानम, पलवशा खानम और जंगकुक खानज़ादा को देखते वहाँ मौजूद लोगों में चहम गोइयाँ शुरू हो चुकी थी। रोशना चौधरी, आलियान चौधरी और परवीन चौधरी सब भी इस वक्त वहाँ से गायब थे। उनकी गैर मौजूदगी और स्टेज पर हुमैरा और दिलावर की जगह कुछ अनजान चेहरों को देखते सबकी ज़ुबानें चलने लगी थी। मुझे पता था इस आफत की पुड़िया से दिलावर जैसा हैंडसम बंदा कभी भी रिश्ता नहीं जोड़ेगा। एक औरत की आवाज़ आई थी। हाँ रानू, तू ठीक कहती पी है, आफत नहीं चुड़ैल है, पूरी चुड़ैल। और अब तो कातिल भी। साथ खड़ी दूसरी औरत बोली थी। कातिल? तू क्या कह रही है? साथ खड़ी तीसरी औरत ने हैरान होते मुँह पर हाथ रखते पूछा था। हाँ ना, तुझे नहीं पता क्या? मुझे तो कल ही पता चला है। नादिर ने बताया था कि आदिल चौधरी और दानियाल चौधरी को कत्ल किया है इसने और इसके 10 साथियों को भी। और वो ये भी तो कह रहा था कि इन सब को कत्ल करके इसने अपने पालतू शेर के आगे डाल दिया था। इसने जब से इनकी लाशें उठाई हैं तब से उल्टियाँ किए जा रहा है। नादिर इस इलाके के थाने का कांस्टेबल था और ये बात बताने वाली उसकी बीवी थी। 2 दिन पूछती रही कि क्या हुआ है, तू इतनी उल्टियाँ क्यों कर रहा है, गोश्त देखते तुझे उल्टी क्यों आ रही है। हालांकि तू तो गोश्त देखते एक की बजाय 4 रोटियाँ खा जाता था, लेकिन मजाल है जो उसने मुंह से कुछ फूटा हो। कुछ पूछ तो ऐसे कांपता है जैसे भूत देख लिया हो। कल मैंने तंग आकर उसे मिट्टियों के सर की कसम दी तो वो मुँह से कुछ फूटा। मैं तो सुनकर ही हैरान रह गई थी कि इतनी पिद्दी सी लड़की है और करतूत देख इसके। और सुना है वहाँ दिलावर चौधरी भी मौजूद था। उसे जब पता चल गया तो वो आज इस मंगनी की तकरीब में नहीं आया ना। अरे भाई, कौन करना चाहेगा एक कातिला से शादी? कौन जोड़ना चाहेगा ऐसी लड़की से रिश्ता जो इंसान को इंसान ही नहीं समझती? ये बात सच नहीं है आंटी, मैंने तो कुछ और ही सुना है। मैंने सुना है कि आदिल चौधरी ने एक सांवरी नाम की लड़की को अगवा किया था और उसी ने फिर महक जी को भी वहाँ बुलाया था कि आकर अपनी दोस्त को बचा ले, और वो उसी की जान बचाने के लिए फार्म हाउस गई थी। वो लड़की किसी की इज्जत बचाने की खातिर अपनी जान दांव पर लगाकर इन गुंडों के पास गई थी और वो इस लड़की को बचाने में कामयाब भी हो गई थी। और उस लड़की ने किसी का भी कत्ल नहीं किया। हाँ, मारा बहुत था, कुछ की तो हड्डियाँ भी तोड़ी थी, लेकिन किसी की जान नहीं ली थी। मेरे पास इस फार्म हाउस की CCTV फुटेज भी हैं, अगर आप मांगोगी तो वो भी मिल जाएंगी, लेकिन अब आप इन पर इल्ज़ाम नहीं लगाएंगी। आप यहाँ पर आई हैं मंगनी का फंक्शन अटेंड करने, तो एंजॉय कीजिए, खाना वाना खाइए और फिर यहाँ से दफ़ा हो जाइए। पीछे खड़ा वजूद इनकी ज़ुबानों से निकलते अंगारे अपने वजूद पर महसूस करते शोलों में जलने लगा था।
जलन जब बर्दाश्त से बाहर हुई तो वह अपने अंदर की सारी आग आंखों और लहजे के ज़रिए वहाँ मौजूद इन चालबाज औरतों पर मुंतकिल करने लगा कि यकदम किसी ने उसकी जलती लाल अंगारा आँखों पर ठंडे मीठे लहराते पानी की फुहार डालते इन्हें पुरसकून किया था। आली, ये तू क्या कह रहा है? तू जानता है तेरे इस फैसले से बरादरी वाले तुझे बरादरी से निकाल बाहर करेंगे। वो तेरे साथ हर ताल्लुक़ ख़त्म कर देंगे और वो तुझे कहाँ कहाँ चोट पहुँचा सकते हैं और तेरा क्या क्या छीन सकते हैं। तुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं, बिरादरी से कट कर तू जी नहीं पाएगा। आली, तेरा ये फ़ैसला एक बेवकूफ़ाना फ़ैसला है और मैं तेरी इस बेवकूफ़ी में तेरा साथ नहीं दूँगी और ना ही तुझे ऐसी बेवकूफ़ी करने दूँगी। परवीन चौधरी तो भड़क उठी थी। आलियान चौधरी का फ़ैसला सुनते जहां परवीन बेगम गुस्से से लाल पीली हो रही थी, वहीं इनकी बात सुनते रोशना चौधरी भी परेशान हुई थी। चौधरी साहब, हुमैरा की बात में हमें कुछ गलत नहीं लगता। हमें तो हुमैरा की बात बिल्कुल ठीक लगी। आपने इन्हें इनकार क्यों किया? ये टाइम आप गुजर जाने देते तो दिलावर से हम बाद में बात कर लेते कि इतनी लापरवाही की वजह क्या है। लेकिन हानों से रिश्तेदारी, ये आपने अच्छा नहीं किया। मैंने सुना है कि हान लोग अपनी औरतों को सख्त पर्दे में रखते हैं। रोशना बेगम अभी अपनी बात समझा ही रही थी कि परवीन चौधरी इनकी बात काटते हुए बोली, और तेरी बेटी तो है, चादर सर पर भी नहीं लेती और वो इन्हें कहीं आने जाने भी नहीं देते। और तेरी बेटी तो खैर, इसे तो तुझे भी बताने की आदत नहीं है। तुझसे बिना पूछे बिना बताए हवेली से निकल जाती है और फिर ऐसे ऐसे कांड करती है कि उससे शैतान भी पनाह मांगे। परवीन चौधरी ने गुस्से से नाक चिढ़ाते जलती पर तेल डाला था। वो लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत मॉडर्न फैमिली है इनकी। इनफैक्ट रानिया खान तो बिज़नेस पार्टियों में भी शामिल होती हैं और मैंने कभी भी इन्हें हिजाब में नहीं देखा। मैं सच कह रहा हूँ रोशना बेगम, वो वहाँ बहुत खुश रहेगी। सिकंदर खानज़ादा इसे मांगते हुए रो रहे थे। एक खानज़ादा जो कभी पूरे सवात पर हुकूमत करता था, वो हमारी बेटी को अपने पोते के लिए मांगते हुए रो रहा था। रोशना बेगम, अगर दादा मेरी बेटी को इतना प्यार करता है तो सोचो उनका पोता हमारी बेटी को कितना प्यार करता होगा। आलियान चौधरी ने उन्हें समझाते हुए कहा था। लेकिन चौधरी साहब, वो हैं किधर इस वक्त? ना हम उससे मिले हैं, ना उसे जानते हैं। वो दिखने में कैसा है, उसकी आदतें? रोशना चौधरी परेशान होते कहने लगी, बेगम वो बहुत हैंडसम है और बहुत नेक भी है। वो मेडिकल के फाइनल ईयर में है और आगे पढ़ने के लिए अब्रॉड जाएगा। महक और वो दोनों एक ही फील्ड में हैं। ये देखो इसकी प्रोफाइल, तस्वीर अभी देख लो और बाकी तफसीलात फ़ारग होकर पढ़ लेना। आलियान चौधरी ने अपने मोबाइल में ताहियान खानज़ादा की प्रोफाइल निकालते रोशना चौधरी के सामने की थी। दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन इसकी नेचर। रोशना बेगम ताहियान खानज़ादा की तस्वीर देखते इसे अपनी सास को दिखाते हुए बोली, ठीक ठाक नहीं बेगम, बहुत हैंडसम है और नेचर का भी बहुत अच्छा है। यकीन करो बेगम, तुम अभी मिली हो ना सिकंदर अंकल, रोजीना आंटी से और उनके पोते से भी। क्या तुम्हें वो कहीं से टिपिकल लगे हैं? आलियान चौधरी ने मिन्नत भरे लहजे में समझाते हुए कहा। लेकिन कुछ नहीं बेगम, तुम जाओ और महक को लेकर नीचे पहुंचो। बाकी की बहस हम बाद में कर लेंगे। इस वक्त इन सब बातों का टाइम नहीं है। बाहर आए लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। आलियान चौधरी ने हकीमाना लहजे में कहा। वो जो दूर खड़ा चंद औरतों को कुछ बातें समझाकर मंगनी के फंक्शन में भेज चुका था, अब इनकी कार्रवाई देखते और लोगों की खामोशी देखते पुरसुकून खड़ा अपने आने वाले वक्त से अनजान मुस्कुरा रहा था। इसकी मुस्कुराहट इसके नकाब के पीछे छुपी हुई थी। वो शायद दुनिया का वो वाहिद मर्द था जो अपनी मंगनी की तकरीब में मुंह छुपाए खड़ा था, क्योंकि उसके दादा ने उसे इसकी मोहब्बत की कसम देकर सामने आने से रोक दिया था। जब तक उसकी मुस्कुराहट मानित पड़ी थी। मेन गेट के सामने एक टैक्सी में से निकलते वजूद को देखकर उसकी आंखें लाल अंगारा हुई थी। इतने में दूसरी साइड से स्पॉटलाइट की रोशनी में एक धमकता हसीन चेहरा हवेली के अंदरूनी दरवाजे से बाहर की तरफ बढ़ा था। आलियान चौधरी ने आगे बढ़ते महक का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लगाते उसके माथे पर बोसा देते हुए अपने कदम स्टेज की तरफ बढ़ाए। दूसरी तरफ दिलावर चौधरी ने कैब से निकलते तेज़ी से अपने कदम हवेली के अंदर की तरफ बढ़ाए। ताहियान खानज़ादा के दिल की धड़कनों में इंतशार बरपा हुआ था। दिल ने अजीब कैफियत में धड़कना शुरू कर दिया था। कभी दिल पसलियों से सर टकराने लगता तो कभी धड़कनें साकित होती महसूस हो रही थी। जी, तो आज के एपिसोड को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आगे जानने के लिए अगली एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।